हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। हमारी टीम आपके लिए लेके आई है सारे यूपी एग्जाम्स के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस साल यूपीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, और मैं प्रशांत शर्मा आपकी प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट में आपके रॉक स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, सारी ट्रिक्स आपको सिखा दूंगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन फास्टली सॉल्व कर सके। ये क्वेश्चंस आपके लिए न्यू भी हो सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहां आपको न्यू ना लगे। यहाँ प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना अच्छा है। ट्रिक्स सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, और हर पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो सब्जेक्ट हमारा जो हम स्टार्ट करने वाले वो एनवायरनमेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। सिविलियंस और सिविल इंजीनियर्स हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एलएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर 2015 में पूछा गया है, सेंसस रिकॉर्ड्स इंडिकेट द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एज 60,000, population 10 years ago as 55,000, population 30 years ago as 45,000. What would be the probable population after 2 decades in 20 years when calculated using arithmetical increase मेथड? अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बेसिक तरीका वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ, आपको एक बार फॉर्मूले से करके भी दिखा देता हूँ। आप एक टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं, पॉपुलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो एंड प्रेजेंट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पॉपुलेशन 30 ईयर्स पहले कितनी थी? 45,000 थी, फिर 50,000 हुई, ठीक है, उसके बाद 55,000 हुई, और प्रेजेंट कितनी है? 60,000 है। ठीक है, अब इंक्रीज कितना हो रहा है? यहाँ तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। 40 और 50 में 5,000 का इंक्रीज है। ऐसे ही यहाँ भी 5,000 का है, और यहाँ भी 5,000 का ही इंक्रीज है। ठीक है, तीनों में 5,000 का इंक्रीज है। अब अर्थमेटिकल इंक्रीज में क्या लेंगे? एवरेज लेते हैं, एक मीन निकाल सकते हैं। अब 5,000 तीन टाइम है, 15,000 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5,000 मीन आ जाएगा। सर बिल्कुल आ जाएगा, 5,000 हमारा मीन आ जाएगा, आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? P इजिकल टू पी एन प्लस एन एक्स बार। अब दो डिकेट का निकालना है, टू टू इंटू 5,000 10,000 और 60 प्रेजेंट था। ठीक है, ये 60 के प्रेजेंट था, और 2 इंटू 50 यहाँ पे 10 के आ जाएगा। टोटल वैल्यू आ जाएगी 70,000 की। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको समझना होगा। ये एक फॉर्मूले का तरीका था, एक तरीका आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि हर एक डेकेड में 5,000 का इंक्रीज हो रहा है, एवरेज 5,000 आ रही है। दो डिकेड के बाद का पूछा है, प्रेजेंट में 2 इंटू 5,000 करेंगे, 10,000 ऐड कर देंगे, 70,000। एग्जाम में आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है। यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस मैं आपको ही करा दूंगा पूरी, ताकि एग्जाम में आपको ये टेबल बनाने की जरूरत कभी पड़े ही नहीं। बस क्वेश्चन को समझते ही आप आंसर इजिली मार्क कर सको विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेंसस रिकॉर्ड ऑफ टाउन शोज द करंट पॉपुलेशन 50,000, 2005 45,000, 40,000 1995 and 30,000 1985 respectively in the last 3 decades. If the water supply scheme is to be designed for the next 2 decades, what would be the population that should be taken into account given arithmetic increase method? जिस पॉइंट के नीचे मैंने लाइन लगाई यानी कि अंडरलाइन किया है, वही वही पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बस अब आपने देख लिया करंट पॉपुलेशन 50,000 है, सर बिल्कुल है, लिख देते 50,000 यहाँ पे। और सर मैंने देखा यहाँ पे 45 है, 50 है, 40 है और 35 यानी 5,000 इंक्रीज हर बार हो रहा है। सर चार वैल्यू है तो 3 बार इंक्रीज होगा। एवरेज निकालूंगा 5 का तो 5,000 ही आ जाएगा। पूछा दो डिकेड में, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है। सर 2 इंटू 5,000 कर दीजिए, 60,000 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सर इजीली। ऑप्शन डी आप इजीली मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने कोई टेबल नहीं बनाया, आपने इजीली सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी, आपको तरीका सिखा दिया। इन फ्यूचर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी आरबीएनएल 2016 लास्ट 3 decades population of a city was recorded 20,000, 30,000, 40,000. What will the population for which a water supply system should be designed? It should be the adequate for next 2 decades. इसमें हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड लगाने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जब मैंने आपको बताया था 4 वैल्यूज थी तो 3 वैल्यूज काउंट करते हैं। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो सर 2 काउंट होंगी। बिल्कुल सही आपने सोचा। अब डिफरेंस देखिए हर वैल्यू में कितने कितने डिफरेंस है। 10,000 का डिफरेंस है सर, 10,000 का दोनों में डिफरेंस है। तो सर ऐड कर देंगे दोनों को, और इनका मीन हम निकाल सकते हैं। तो मीन क्या आएगा? 10,000 ही आ जाएगा। मीन से 10,000 आ जाएगा। 2 डिकेड में पूछा है, लास्ट वैल्यू क्या थी? 40,000 थी, प्रेजेंट की वैल्यू क्या है? 40,000 प्लस 2 इंटू 10,000 वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60,000। वेरी इजी क्वेश्चन।
देखो कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया, बिना कैलकुलेटर के, बिना फॉर्मूले के। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुका, प्रैक्टिस इतनी हो गई कि कोई भी क्वेश्चन अब डिफिकल्ट नहीं लगता है। Moving to the next question, UPRB in A 2016. A water supply scheme is to be designed for an area with over 90% population as a lower income group, यानी कि LIG की बात कर रहा है. What should be the water demand liter per day considering designing such system? मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये क्या, किस बारे में बात हो रही है। आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 100 और 150 में कन्फ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है 135 एंड 200 में। जनरली जो वैल्यू लेके चलते हैं वो 200 लीटर पर आर पर डे लेके चलते हैं हम, ठीक है, लीटर पर ह्यूमन पर डे। और लो इनकम ग्रुप के लिए 135 लीटर ह्यूमन पर डे, ये हमारी LIG के लिए वैल्यू होती है। LIG के लिए वैल्यू 135 जनरली 200 लीटर पर डे होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, UJVNLA 2012, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन। पर कैपिटा कंजम्पशन जो वाटर की है वो हाईएस्ट किसमें होगी? क्या वो स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस या फिर फैक्ट्रीज? मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं, जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। ऑप्शंस को भी हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रॉक स्ट्रॉन्ग हो जाए और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो वो हमें अननोन ना लगे। तो आपको याद रखना है, हॉस्पिटल का पर कैपिटा कंजम्पशन वाटर का सबसे हाईएस्ट होता है। इसमें भी एक कैच है, वो कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ बेड है वो लेस देन 100 है, एक कंडीशन। नंबर ऑफ बेड ग्रेटर देन 100 है, सेकंड कंडीशन। अगर लेस देन 100 है तो ये हो जाएगा 340 लीटर पर बेड पर डे, और अगर ग्रेटर देन 100 है तो 450 लीटर पर बेड पर डे। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। स्कूल की वैल्यू क्या होती है? 45 से 90 लीटर पर कैपिटा पर डे, और ऑफिस की कितनी होती है? ऑफिस की जो वैल्यू होती है हमारी 45 LPCD। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है कि एग्जाम में अगर आए तो आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPPSC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 5000, 7000 8400 respectively the population of town in the fourth consecutive year according to the geometrical increase method। GI मेथड पूछा है, वैल्यूज दे दी हैं, आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में जरूर पढ़ना है कि कौन सा मेथड पूछ रहा है। टेबल बना लेते हैं, ईयर, पॉपुलेशन, इंक्रीमेंट एंड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज रेट। ठीक है, पहला ईयर है आपका 1, 2 और 3। पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है? 5000, 5K लिख लेते हैं, 5K। यहाँ पर है 7K, यहाँ पे है 8.4K। K मीन्स 1000 होता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे इंक्रीमेंट है 2K का, और यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट है? 1.4K का। ठीक है, इज वेरी इजी, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज रेट निकाल सकते हैं। 2K डिवाइड बाई 5K हो जाएगा, यहाँ पे 2K डिवाइड बाई 5K, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.4, और इधर हमारी 1.4K डिवाइड बाई 7K, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.2। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको। ज्योमेट्रिक मीन आप निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? दो वैल्यू हैं तो 0.4 इंटू 0.2 कर देंगे, दो वैल्यू है तो ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से कितनी? 28% की 0.28 मिल जाएगी। अब एक कंडीशन क्या है कि आपको अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जब आप निकालेंगे 0.4 और 0.2 को एवरेज निकालोगे तो 0.3 आएगा, यानी 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि जो अर्थमेटिक मीन है, ये जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आ रहा है। अर्थमेटिक मीन जब ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको वही वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी जो अर्थमेटिक मीन से आएगी। आपको जो वही वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी जो अर्थमेटिक मीन से आएगी, ना कि ज्योमेट्रिक मीन वाली। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको PN निकालना है, PN इक्वल टू P1 प्लस वैल्यू आई आई की डिवाइड बाई 100 पावर n। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 30% लेंगे तो 0.3 लिख देंगे आप। यहाँ पे 8400 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 8400 आ जाएगा, 84K, और आई की जगह वैल्यू आ जाएगी 0.3। इसे सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 10,920, यानी कि ऑप्शन ए, 10,920, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन था बट ट्रिकी भी था। यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिली, अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो आपका फर्ज बनता है आपको याद रखना कि आपको ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। टू चेक दिस कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा तो नहीं है, और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा तो वही वैल्यू लेके हमें चलनी पड़ेगी। जिससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच यहाँ पे कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया UPRVNL 2016 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस फॉर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पीक डिस्चार्ज लिया गया है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पर कैपिटा पर मिनट क्या होता है? इट इज 1.8 लीटर फॉर 5 to 10 यूजर्स, 1.2 लीटर फॉर 15 यूजर, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर्स एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि जब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट दिया होता है तो एक बार आपको सोचना है कि ये आंसर सही हो सकता है या नहीं। अगर टर्म्स जनरल है तो 95% चांस होता है कि ऑल ऑप्शन का करेक्ट आंसर सही हो, बट अगर टर्म्स थोड़ी सी टेक्निकल है तो आपको रुक के सोचना है। और यहाँ पे तीनों वैल्यूज ही करेक्ट हैं, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे करेक्ट हैं, आपको याद रखना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Moving to the next question, UPPSC 2004. Population town 3 consecutive decades 1 lakh, 1.1 lakh, 1.2 lakh respectively. The population of this town the 4th consecutive decade according to geometric increase method. सेम क्वेश्चन है, वही तरीका आपको अपनाना है। आपको डिकेड लिख लेना है। पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं लैख में, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख में लेके चल रहे हैं, 1.1, 1.2 इंक्रीज, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर 0.1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 0.1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपको देख लेना है कि किसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो 0.1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 आप परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आ जाएगी आपकी 10%। और यहाँ से सॉल्व करेंगे जो तो 0.1 है वो किसके कंपैरिजन में आएगा? 1.1 के कंपैरिजन में। ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में, ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में, तो ये आ जाएगा 9.09%। तो जब आप इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे यहाँ से, वो क्या आ जाएगा? √10 इंटू 9.09। इसे सॉल्व करेंगे तो 9.48% आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप अर्थमेटिक मीन वाला तरीका लगा सकते हैं। चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 9.54 मिलेगी, जो कि इससे ज़्यादा है। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1.31 लाख आएगा। आप चाहें तो स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका इससे भी एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट एग्जाम में आपको स्मार्टली प्ले करना है कि देखना है कि अगर आंसर नियर बाय आ रहा है और ऑप्शन नियर अबाउट नहीं है, अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आपको यही मेथड से इजीली सॉल्व कर देना। आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं 1.2 1 प्लस 9.48 डिवाइड बाय 100। अब एक ही डिकेड में पूछा है, यहाँ पे अगले डिकेड में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.33 लाख। ऑप्शन बी, वेरी इजी क्वेश्चन। यूपीपीएससी 2008, 2007, 2003 में कंसेक्यूटिव क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज रिडक्शन पर कैपिटा वाटर कंजप्शन। इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो रिडक्शन करते हैं पर कैपिटा वाटर कंजप्शन में? क्या वो गुड क्वालिटी वाटर है, हॉटर क्लाइमेट है, मॉडर्न लिविंग है, फिर वो मीटरिंग सिस्टम है? आपको पता है इंडिया के लोग जिद्दी हैं, जब तक पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी चीज़ के तो सुधरने वाले नहीं है। जब मीटर किसी चीज़ का लग जाएगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसका जो यूज़ है वो यूजेज कम हो जाएगा, कंजप्शन कम हो जाएगा। तो यही तो हमें करना है। तो मीटरिंग सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन D. Moving to the next question, UPPCL 8 2019. It's the latest question. Which of the following is not a criterion for zoning? मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि पहले नॉट इनकरेक्ट ये सब चेक करना होता है, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ना होता है। Which of the following is not a criterion for zoning? Options are: zones should be match other administrative divisions, particularly census zones. Zones should have regular geometric shape. Zoning is not required, and zones should have homogeneous characteristics, especially in land use, population, etc. Zoning is not required. ये कैसे बात हो सकती है? आपसे पूछा नॉट अ क्राइटेरिया, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो आपको बता दूं, जोन्स शुड हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट आपको पता होना चाहिए कि बाकी तीनों उसके क्राइटेरिया ऑलरेडी है। Moving to the next question, UPPCLA 2019. In the leachate treatment, the metals present in leachate can be removed by which treatment process? leachate treatment में जो leachate को remove करना होता है वो कैसे करते हैं? मेटल से, प्रेसिपिटेशन से, बर्निंग से, वॉशिंग से, या फिर वो ऑक्सीडेशन से। तो आपको याद रखना है ये काम हम प्रेसिपिटेशन से करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPPCL 8 2014. The percentage of fresh water available as polarized glaciers compared to total fresh water is? देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट बहुत ट्रिकी है, कंफ्यूज आप उसमें हो सकते हैं। ऑप्शन है 69.61%, 30%, 0.04% एंड 0.261%। इसमें पूछा गया तो परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो पोलराइज्ड ग्लेशियर्स में, उसे कंपेयर किससे करना है? टोटल फ्रेश वाटर से। अगर टोटल फ्रेश वाटर 100 है तो उसमें से जो फ्रेश वाटर अवेलेबल हमारा पोलर आइस और ग्लेशियर्स में वो कितना है? वो हमारा 69.61% है। और जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है लॉक्ड अप है आइस और स्नो में, वो कितना है? 1.7% है ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ, ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ। टोटल वाटर ऑन अर्थ का वो 1.7% है। बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, टोटल फ्रेश वाटर से कंपैरिजन करना था, इसलिए आंसर 69.61% ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआर 2015 ग्रिड चैम्बर की डायमेंशन गिवन है 12 मीटर, 1.5 मीटर, 0.80 मीटर और डेप्थ फ्लो का चार्ज फ्लो दिया हुआ 720 मीटर क्यूब पर आर। सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम हमसे पूछ लेगा। ग्रिड चैम्बर का सरफेस लोडिंग रेट कैसे निकालते हैं? डिस्चार्ज ओवर एरिया क्यू डिवाइड बाय बी एल। क्यू कितना है 720 मीटर क्यूब पर आर, बी कितना है 12 इंटू 1.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू कितनी? 40,000 लीटर पर आर एंड पर मीटर स्क्वायर, यानी मीटर क्यूब जो था यहाँ पर उसको आपने लीटर में कर लिया। ठीक है, मीटर क्यूब को आपने लीटर में कर लिया इजीली जब आपने इसको सॉल्व किया। और आप डिटेंशन टाइम निकालने, सरफेस लोडिंग रेट आ गई, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट लग रहा है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आपको डिटेंशन टाइम भी निकालना है। तो देखते हैं डिटेंशन टाइम जब आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम डिवाइड बाय डिस्चार्ज, यानी कि 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 डिवाइड बाय डिस्चार्ज, यानी कि 720। ठीक है, अब मीटर क्यूब था, अब टाइम तो हमें मिनट्स में निकालना है, मिनट में गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे 60 भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आर में था। जब इसे सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 1.2 मिनट्स। 1.2 मिनट्स यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्या यूनिट्स में पूछ रहा है सब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2013 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज फ्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स या फिर रिवर्स। वेरी इजी क्वेश्चन बट स्टिल अ कंफ्यूजिंग वन। तो आपको याद रखना है इसका आंसर हमारा रिवर्स है, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स नहीं है, रिवर इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, वाटर मे नॉट कंटेन मच इंप्योरिटीज इफ इट इज सोर्स इज। किस वाटर में इंप्योरिटीज सबसे कम होंगी? तो कहाँ से होगा? रिजर्वायर से, स्ट्रीम फ्लोइंग इन प्लेन्स, लेक इन लोअर रीजन्स या फिर स्प्रिंग अलोंग हिल स्लोप। तो आपको पता है जो झरने बहते हैं हिल स्लोप में वो सबसे ज्यादा प्योर होते हैं, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। द मेन कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स इज द एनरिचमेंट ऑफ लेक वाटर विद। अगर जो यूट्रोफिकेशन हो रहा है लेक्स में वो किस वजह से हो रहा है, किस चीज की एनरिचमेंट की वजह से हो रहा है? क्या वो कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स है, क्लोराइड्स है, फिर वाटर हैसनेट है? तो आपको याद रखना है न्यूट्रिएंट्स के इंक्रीज से ही यूट्रोफिकेशन हो जाता है हमारा लेक्स में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMRC AM 2018 विच इज द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दैट इज फॉलोड। तो लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं वो कौन सा है? IS 10500 2012, 2014, 2015 2016। तो आपको याद रखना है ये 2012 यूज करते हैं, IS 10500.2012, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 10500:2012। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, UPR 2016. The acceptable limit of potable water used in India for dissolved solids content milligram per liter is। आपसे ये पूछ रहे हैं एक्सेप्टेबल लिमिट किसकी? पोर्टेबल वाटर में डिजोल्व सॉलिड कंटेंट की। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या लिमिट होती है हमारी TDS की? TDS की लिमिट होती है हमारी 500 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितनी है? 500 मिलीग्राम पर लीटर। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए 500 भी गिवन है और 2000 भी गिवन है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर है हमारी ऑप्शन बी। चार ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे बट अगर आपको पता होगा एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 500 और टोटल रेंज 500 से लेकर 2000 मिलीग्राम पर लीटर है हमारी TDS की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड। जैसे देख सकते हैं आप कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड। मैं हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको यहाँ से आज सिखाने वाला हूँ। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को फाड़ डालेंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या प्रोसेस है। पहले ब्लू बेबी डिजीज पूछ रहा है, कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको पता होना चाहिए ब्लू बेबी डिजीज हमारी नाइट्रेट से होती है। किससे? नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन डी। इट्स अ नाइट्रेट नॉट नाइट्राइट। अब आपको समझना पड़ेगा जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो चार फॉर्म में है। सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला कंडीशन जो है हमारी फ्री अमोनिया की है। किसकी है? फ्री अमोनिया की। फ्री अमोनिया जो है ये इंडिकेट क्या करता है? रिसेंट पॉल्यूशन ये इंडिकेट करता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो है हमारा वो ऑर्गेनिक अमोनिया होता है। कौन सा अमोनिया? ऑर्गेनिक अमोनिया होता है। इस ये क्या करता है? इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड, और इसकी लिमिट है 0.30 मिलीग्राम पर लीटर। थर्ड आता है हमारा नाइट्राइट। क्या आता है? नाइट्राइट की
जो है वो क्या बताता है, वो इंडिकेट करता है पार्टली डिकम्पोज्ड कंडीशन, और उसकी लिमिट कितनी है, उसको हम जीरो रखते हैं क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, पानी में होगा तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और उसके बाद आता है नाइट्रेट, क्या आता है उसके बाद, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या बताता है, नाइट्रेट बताता है फुली ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन यानी कि ओल्ड पोल्यूशन। जो फ्री अमोनिया तो रिसेंट पोल्यूशन बता रहा था, नाइट्रेट क्या बताता है हमारा, ओल्ड पोल्यूशन। और नाइट्रेट की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्लू बेबी डिजीज जो कॉज कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है जो इसकी वैल्यू है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होगी हमारी नाइट्रेट की वैल्यू। मैं आपको बता देता हूँ, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वो ब्लू बेबी डिजीज कॉज कर सकता है, जिसको हम मिथेमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं। आपको याद रखनी है सारी वैल्यूज, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। और आपको याद रखना है फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया को जल्दी हाल नाइट्रोजन अमोनिया भी बोलते हैं। 1 और 2 को जब मिला देते हैं तो जल्दी हाल नाइट्रोजन अमोनिया भी बोलते हैं। गेट का एक क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बट जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे उनको ये क्वेश्चन आता था। सारी जो पॉसिबल क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं। जो फ्लोराइड है उससे हमारा फ्लोरोसिस होगा, आपको पता ही है, और कैडमियम से इथाई डिजीज होती है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे। Moving to the next question, UPPCL 2014, the turbidity in water is due to, जो वाटर में टर्बिडिटी है वो किस वजह से है, वो सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, या फिर वो पैथोजेंस है। तो आपको पता है सल्फेट एंड क्लोराइड जो कैल्शियम मैग्नीशियम के होते हैं वो तो हार्डनेस कॉज करते हैं। वो किस लिए होते हैं, हार्डनेस के लिए होते हैं, टर्बिडिटी के लिए वो नहीं होते। तो आपको याद रखना जो क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स हैं वही टर्बिडिटी कॉज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएल 2014, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द परमिसिबल लिमिट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी इन वाटर टू बी सप्लाइड इन हाउसेज शुड बी इन पीपीएम। जो हमारा बीओडी है, जो वाटर सप्लाई हो रहा है घरों में पीने के लिए, उसकी बीओडी कितना होना चाहिए पीपीएम में, 0, 150, 100 या फिर 200। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 होनी चाहिए उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 0 होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी होगा तो वो बहुत डेंजरस हमारे लिए हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआर 2015, इंजीनियरिंग सर्विस 1996, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय। अभी मैंने आपको बताया था कि यूट्रोफिकेशन जो लेक्स या वाटर बॉडीज में किस वजह से ये होता है, तो आपको बताया था एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारा यूट्रोफिकेशन होता है, ये आपको अब पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMRC 2017, यूपीपीएससी 2007, यूजेवीएनएल 2016। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। एसिडिटी ऑफ वाटर डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वाटर में जो एसिडिटी डेवलप होती है वो किसकी प्रेजेंस से होती है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर वो नाइट्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर में एसिडिटी डेवलप हो रही है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UJVNL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ ट्रिकी वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो है डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर के लिए वो इनमें से कौन सा है, क्या वो कार्बोनेट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, कॉलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, या फिर वो क्लोराइड्स है। कंफ्यूजन क्लोराइड्स में नहीं हो सकता, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एंड कॉलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होगा। तो आपको याद रखना है हमारे लिए हार्मफुल कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कॉलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं और ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपको पता चल चुका कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर है विदाउट एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेवीएनएल 2012, द कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन, वाटर का जो कलर है वो कैसे मेजर किया जा रहा है, टर्बिडिटी स्केल पे, सिलिका स्केल पे, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे, या फिर थ्रेशोल्ड स्केल पे। तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर का कलर हम मेजर करते हैं प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे करते हैं। किस पे, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। और जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक होती है, और मेथड होता है हमारा टिंटोमीटर। कौन सा मेथड होता है, हमारा टिंटोमीटर मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UJVNL 2012, for public water supply hard water is not used because it consumes more soap, it is turbid, it is possesses bad taste and odor and all the above। तो आपने पहले देखा all the above, तो आपको लगा कि all the above आंसर होगा, बट मैंने आपको बताया था जब टर्म्स जनरल होंगी तो all of the above के 95% चांस होंगे, बट जब टर्म्स टेक्निकल होंगी तो यू हैव टू स्टे काम और ऑप्शंस को पढ़ना है। यहाँ पे वो बता रहा है इट कंज्यूम्स मोर सोप, टर्बिड, या फिर पोजेस बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। जब वाटर हार्ड होता है तो वो बैड टेस्ट एंड ऑर्डर की बात यहाँ पर नहीं होती, मेन होता है कि वो सोप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाता है, तो क्लॉथ वॉशिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है इसकी वजह से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नॉट द ऑप्शन डी। तो आपको ये चीज़ भी साथ साथ समझनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीवी 2012 पीएच वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड इज। पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है कि पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, इक्वल 7 होगा न्यूट्रल होगा, ग्रेटर देन 7 हमारा एल्कलाइन होगा। लेस देन 7 इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 7 एसिडिक, न्यूट्रल और हमारा एल्कलाइन यानी कि बेसिक। सिंपल है, याद रखेंगे। स्ट्रॉन्गर एसिड से पूछ रहा है, 7 हटा सकते हैं, 10 हटा सकते हैं, 1 और 5। जितना वैल्यू 10 टू मतलब 1 करेगी, कम होती जाएगी 7 से, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जितना नियर अबाउट 7 होगा उतना कम एसिडिक होगा, जितना 7 से दूर होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होने वाला है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीवी 2012 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कंसीडर्ड एज वाटर बॉर्न। इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? टाइफॉइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड मलेरिया। तो आपको पता होना चाहिए टाइफॉइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री तीनों हमारी वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं। मलेरिया वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है और हमसे नॉट पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। मलेरिया होता किससे है? एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। एनोफिलस एक्चुअली फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की बाइट से हमारा मलेरिया होता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएल 8 2015 पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर वेस्ट वाटर्स प्राइमरीली फ्रॉम। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो एंटर करता है वेस्ट वाटर में प्राइमरीली कहाँ से? इनफिल्ट्रेशन वाटर फ्रॉम सॉइल्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट या फिर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपको याद रखना है डोमेस्टिक वेस्ट से एंटर करता है जो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे एंटर करते हैं वेस्ट वाटर में प्राइमरीली डोमेस्टिक वेस्ट से। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, याद रखनी है बात आपको। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन, जो कि यूपीआरवीएनएल 2015 में पूछ लिया गया। व्हाट इज द यूज ऑफ सोनोस्कोप? सोनोस्कोप का क्या यूज है? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वाटर मीटर्स, regulating the fire hydrants as a replacement of venturi meter for discharge measurement and detection of leakage in underground water mains। तो आपको याद रखना जो सोनोस्कोप है उसका यूज जो हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ लीकेज के लिए करते हैं। किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। उसके लिए हमारा जो यूज है सोनोस्कोप का किया जाता है। यहीं पे हमारा अमेजिंग सेशन एंड होता है। सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कवर कराए हैं, जो यूपी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अब तक, और कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपको बताऊं, जहां आपको डाउट हो सकता है वो डाउट आपका क्लियर करूं, आपको फास्ट ट्रिक सिखाऊं। ये सब कोशिश मैंने की है। आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और कंटेंट जो इतना वैल्यूएबल कंटेंट है वो हर स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।